स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद स्मृति के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि साइंस का एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं, जितना भी टेस्ट चल रहा है उसका सारा का एक्सप्लेनेशन जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब इससे पहले दो वीडियोस और जो है टेस्ट का जो है वो बनाया हुआ है, उसको आप ऑलरेडी जो है जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब इस सीरीज़ को देखने का आपका फ़ायदा ये है कि अगर आप कभी भी क्लास नहीं कर पाए हैं साइंस से रिलेटेड, तो ये मेरे सब्जेक्ट में हमें श्योर करते हैं कि साइंस वाले सब्जेक्ट में अगर आप क्लास नहीं कर पाए तो भी आपका बहुत हद तक बहुत कम समय में सारा कुछ कवर हो जाएगा। और जो ऑलरेडी क्लास कर चुका है, कहीं पर से भी पढ़ रहा हो, तो वो सारे क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अगर पढ़ेगा तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसका रिवाइज हो जाएगा। तो जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट में आप देखिएगा 81 के बाद जो है 81 से 100 जो है क्वेश्चन पेपर जो होता है वो साइंस का होता है। तो आप जल्दी से ओपन कर लीजिएगा और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारा चीज़ जो है आसपास का चीज़ उसको भी कवर करते चलेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछ रहा है, ऑलरेडी जब हम लोग पहले वीडियोस अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ यानी लंबाई की न्यूनतम इकाई, चार अलग अलग इकाई दिया हुआ है और यहाँ पे कंपेयर करना है, आपको बताना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब आपको कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कल हम लोग पढ़े थे कि माइक्रॉन होता है 10⁻⁻⁶, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ और ये सारा का सारा किस में होता है, मीटर में। एंस्ट्रम होता है 10⁻10 और फर्मी में होता है, फर्मी FE स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, फर्मी होता है या फेमटो होता है 10⁻⁻15। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूनतम इकाई पूछा, जो सबसे छोटा इकाई होगा। अगर छोटा इकाई देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बचपन से, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो, कि जैसे जैसे पावर में नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होता है, घटता जाता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन होगा, 10⁻⁻15, क्योंकि पावर क्या है 10। तो ऑर्डर कैसे होगा, इसमें से सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा, सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा, सबसे छोटा यूनिट होगा मेरा फर्मी। अब इसके अलावा कुछ और भी हम लोग को जो है बेसिकली हम लोग को पता होना चाहिए जिसके बारे में। चलिए सबसे पहला अगर आपसे पूछ दिया यहाँ पे कि एक पौंड में कितना ग्राम होता है, तो ये पता होना चाहिए कि एक पौंड में मेरा 453.59 ग्राम होता है। 595 अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ले लीजिए, इतना ग्राम होता है एक पौंड में। अगर आपसे पूछ दिया यहीं पर कि एक माइल में कितना होता है, कल हम लोग नॉटिकल माइल में देखे थे कि एक माइल में कितना होता है, एक माइल में कितना होता है अगर पूछ दिया तो 1.6093 किलोमीटर। यहीं पर अगर आपसे पूछ दिया कि एक बात बताइए कि एक मीटर में कितना फुट होता है, तो एक मीटर में होता है 3.28 फुट, ठीक है ना। ये बेसिकली कन्वर्जन में यूज होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, उसके बारे में भी क्लास हम लोग करेंगे। एक फुट में पूछ दिया कि कितना मीटर होता है, तो 0.305 मीटर। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होगा, अगर आप इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में जो है, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम के समय में क्या होगा कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये टाइम बचाने के लिए वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। इसके अलावा और भी वैल्यूज़ जो है हम लोग को देखना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहला एक डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है और ये मेरा सूर्य है, तो सूरज से पृथ्वी का बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और कई बार एग्जाम में ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो है वैल्यू आपसे जो है डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होगा जब आपसे पूछ लेगा कि एक लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो हम सबको पता है कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, कि एक साल तक अगर प्रकाश अपनी गति से गति करते रहेगी तो जितना दूरी कवर करेगी वो क्या होगा, प्रकाश वर्ष होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश का एक सेकंड में कितना दूरी कवर करता है, अगर पूछा जाएगा कि गति कितना होता है प्रकाश का, तो हम सबको पता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इस गति से प्रकाश क्या करता है, गमन करता है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो अगर देखा जाए तो प्रकाश का गति तो बहुत ज्यादा अधिक है।
तो अब अगर इसको प्रकाश वर्ष मतलब हो गया, प्रकाश वर्ष किसका इकाई हुआ, तो ये डिस्टेंस का इकाई होता है, दूरी का। प्रकाश वर्ष बेसिकली दूरी का इकाई है, गति का इकाई नहीं है। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखना चाहते हैं कि प्रकाश एक साल में कितना दूरी जो है वो कवर कर सकता है। तो जितना दूरी कवर कर सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। और लाइट ईयर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट ईयर, एक बात बताइए कि अगर इसको हम पूरा ओवरऑल डिस्टेंस निकाल करके देखें कि एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसी के अलावा लाइट ईयर के साथ एक और यूनिट होता है, ये होता है परसेक। ये क्या होता है, परसेक। और परसेक होता है लाइट ईयर के 3.4 के अप्रोक्सीमेटली, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को परसेक का जो है बेसिकली वैल्यू मिलेगा। तो परसेक जो होता है, अगर इसका वैल्यू जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परसेक का एग्जैक्ट वैल्यू आप हमको बताइए, तो इसको बोलिएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया परसेक। इसके अलावा हम लोग को पता होना चाहिए कि सोलर मास क्या होता है। सोलर मास क्या होता है, तो सोलर मास का मतलब होता है, ठीक है ना, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन याद नहीं रहता जल्दी। सोलर मास का मतलब होता है कि ओवरऑल जो सूरज का जो वजन है, भार जो है, उसको बोलते हैं सोलर मास। और अगर आप इसे पूछ दिया कि ये कितने के बराबर है, तो तुरंत आपको बताना है सोलर मास है 2 इंटू 10⁻30 kg के बराबर, 2 इंटू 10⁻30 kg के बराबर। और लास्ट एक आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछेगा आपसे कि चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुरंत बताना है चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, तो तुरंत क्या बताइएगा, चंद्रशेखर लिमिट का मतलब होता है कि 1.44 इंटू मास ऑफ सन, यानी पृथ्वी का जो मास है उसको जब हम, मास ऑफ सन पृथ्वी बोल रहे, सूर्य का जो मास है, जब उसको हम 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मास मिलेगा उसी को हमको, जो लिमिट मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। इस पॉइंट को हमेशा अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स और अपने को पता होना चाहिए कि जैसे, चलिए एक पेज और लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ दे, जैसे ही आपसे पूछ दे कि एक बात बताइए कि समय का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो तुरंत बताना है जो समय का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेक। और शेक का वैल्यू होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी सेकेंड का 10⁻⁸ हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, 1 सेक। तो 1 सेक बराबर कितना हो गया, 10⁻⁸ सेक। और कल जब हम लोग सारा यूनिट्स को देख रहे थे तो उस समय हम लोग एक चीज देखे थे कि 10⁻, जितना भी यूनिट्स को देख रहे थे वो सारा का सारा नेगेटिव वाला था। तो अगर हम पॉजिटिव में देखना स्टार्ट करें कि चलिए हम 10⁻3 को क्या बोलेंगे, तो 10⁻3 को हम क्या यूज करते हैं, किलो। और इसी के लिए किलो का क्या बन जाता है, किलोग्राम। 10⁻6 का अगर हमको यूज करना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, तो 10⁻6 के लिए यूज करना पड़ेगा तो इसके बारे में मेगा बोलेंगे, फिर गीगा बोलेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 मेगा हो गया, गीगा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग कवर कर लिए। उसके बाद मेगा हो गया, 10⁻9 को हम लोग क्या बोल देंगे, गीगा बोल देंगे। ये सारा का सारा हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जब करते हैं तो उस समय भी यूज करते हैं। जैसे कि 1000 वाट, 1000 वाट कितने के बराबर होता है, तो 1 किलो वाट के। अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1000 किलो वाट कितने के बराबर होता है, तो तुरंत बताना है 1 मेगावाट के। 1000 मेगावाट कितने के बराबर होता है, 1 गीगावाट के। तो इस तरीके से इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 10⁻12 के लिए टेरा यूज़ करते हैं, फिर पेटा यूज़ करते हैं, एक्सा यूज़ करते हैं, टेरा यूज़ करेंगे, पेटा यूज़ करेंगे, एक्सा यूज़ करेंगे। तो ये हमारा ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं क्लासेस में, ठीक है ना। इतना ज़्यादा हम लोग को जानना था, इतना जानेंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो था इस नंबर 1 क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी हम लोग का और टर्म्स बचा हुआ था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा जैसे बैरल वगैरह था, तो एक बैरल में कितना होता है ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि 158.9 लीटर्स होता है। तो आप लोग का कहना था, कमेंट्स वगैरह में हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, आपका कहना है कि जितना रिलेटेड चीज़ होता है सर सारा कुछ बता दिया कीजिए ताकि हमको और भी कुछ नहीं पढ़ना पड़े। तो इसको चलिए देख लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली ये पूरा फैक्चुअल था, ठीक है ना। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, व्हेन अ बॉल ऑफ इक्वल वेट ऑफ आयरन एंड वुड इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। चलिए इसका हिंदी क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
बोल रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। अब 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इस चीज को बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, तो एज इट इज, क्योंकि मेरा काम है कि पहले हम उसके बारे में कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन को जो है आप खुद आप समझ पाइएगा कि कैसे आप डील कर रहे थे, क्या आपका सोचना सही था या गलत था। क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आप सही भी कर देंगे तो उससे बात नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन जो बनाने का अप्रोच है वो आपका सही है कि नहीं। सबसे पहले अगर हम गुरुत्वाकर्षण को देखेंगे, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग ये पढ़ते आए ग्रेविटेशनल फोर्स में कि F इज इक्वल टू क्या होता है, G/m/r²। जहां पे मेरा G और M के बारे में हमको पता होना चाहिए कि G क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और G का वैल्यू भी पूछ लिया जाता है कि G का वैल्यू क्या होता है। G का वैल्यू याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी होना चाहिए, तो M को क्या बोलते हैं, M को हम बोलते हैं द्रव्यमान, दो वस्तु का द्रव्यमान, और R बोलते हैं दोनों के बीच की दूरी। ये क्या है, दूरी यानी डिस्टेंस है। अब एक सवाल याद रखिएगा, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो दोनों के भार में क्या अंतर आएगा, गुरुत्वाकर्षण में क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड चीज को डील करने के लिए हमको पहले समझना होगा कि ग्रेविटी किन चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहला चीज एकदम याद रखना है कि मान लीजिए एक इंसान जो है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे खड़ा है एंड ध्रुव पे खड़ा है, पोल्स पे, तो दोनों पे जो है कैसे रिलेशन होता है उसको देखना है। कोई इंसान भूमध्य रेखा पे खड़ा है, इक्वेटर पे खड़ा है, और एक इंसान पोल पे खड़ा है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा किस पे लग रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम सबको पता है पृथ्वी क्या है, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी पतली है। तो कोई इंसान अगर ध्रुव पे खड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, पोल है। ये कौन सा पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया। और ये बीच वाला जो रेखा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पे हमको याद होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम लगता है। भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। कारण याद रखिएगा, हम लोग जब भी पढ़े थे, लास्ट टाइम भी पढ़े थे, टावर ऑफ पीसा झुका हुआ क्यों रहता है, तो वहां पे हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट की सेंटर ऑफ मास। तो पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एज्यूम किया जाता है, पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास बीच में एज्यूम किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि पृथ्वी की यहाँ से ध्रुवों से जो दूरी है पृथ्वी का, वो कम होता है तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए किससे, भूमध्य रेखा से। तो भूमध्य रेखा से दूरी क्या है, मान लो ये L1 है और ये L2 है, तो आपको देख करके पता चलेगा कि यहाँ पे L2 जो है बड़ा है किससे, L1 से। यानी कि ध्रुव से पृथ्वी का केंद्र का जो दूरी होता है वो कम होता है। तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए कि भूमध्य रेखा से पृथ्वी का केंद्र का दूरी, तो हमेशा क्या मिलता है, ये वाला बड़ा मिलता है। ऑलवेज होता है ये चीज। आप हर बुक में देखेंगे कि पृथ्वी को क्या बोला जाता है कि संतरे की तरह रहती है, हल्की चिपटे रहती है। ठीक है ना, ऑब्लेट स्फीयर इसको बोलते हैं, ऑब्लेट स्फीयर पृथ्वी को बोला जाता है। तो इसमें एक चीज को समझना है, इतना कॉन्सेप्ट नहीं जाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और पोल में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ मिलता है, तो हमेशा याद होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पे मिलता है, हम लोग को सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा पोल्स पे। किसके मुकाबले, इक्वेटर के मुकाबले। भूमध्य रेखा की तुलना में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे मिलता है, पोल पे। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगला पूछ लिया जाए कि मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जा रहे हैं और पृथ्वी की सतह से नीचे जा रहे हैं, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए पृथ्वी के सतह पे खड़े हैं, और पृथ्वी के सतह पे खड़े होकर के आप पृथ्वी से सतह से ऊपर आते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन आता है। और पृथ्वी के सतह से आप नीचे जाते हैं, गड्ढा करके मान लो कुदाल से आप नीचे की ओर जा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंस आएगा। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि जब आप पृथ्वी की सतह में होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, और जैसे पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, घटता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे होता है, सतह पे यानी सरफेस पे। पृथ्वी के सरफेस पे यानी पृथ्वी के सतह पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो मैक्सिमम होता है। जो ऐसे ही इंसान गुरुत्वाकर्षण बल का अगर चेक करना चाहता है ऊपर जाकर के नीचे जाकर के, तो इसको क्या देखने को मिलेगा कि जब वो ऊपर जाता है तो भी गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जब नीचे आता है तो भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या मिलेगा, उसको कम होता हुआ दिखेगा। और एक बात, अगर आपसे पूछा जाएगा सर एक बात बताइए कि गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर जाने पे भी कम हो रहा है और पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पे भी कम हो रहा है, ज्यादा कम कब होगा, जब हम ऊपर जाएंगे तब या जब नीचे जाएंगे तब। तो याद रखना है, पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा तेजी से कम होता है। याद रखना, पृथ्वी के ऊपर जा रहे होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, मेरा
ज्यादा तेजी से कम होगा, तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए नीचे जाने पे। अब बोलिएगा सर एक बात बताइए, कोई ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते 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 कितना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण? जैसे ही वो अंतरिक्ष यानी स्पेस पे पहुंचेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? जी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी अंतरिक्ष में क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाता है। अब मान लीजिए कोई इंसान बोला कि नहीं सर, हम पृथ्वी का केंद्र में पहुंचना चाहते हैं, हम गड्ढा करते 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 हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंचना चाहते हैं और देखना चाहते हैं वहां गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तुरंत बताना है कि भैया आप जब नीचे की ओर जा रहे होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घट रहा होगा, और जैसे 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 पृथ्वी के सेंटर पे पहुंचिएगा, सेंटर ऑफ अर्थ के पास पहुंचिएगा, पृथ्वी के केंद्र के पास पहुंचिएगा, तो क्या देखने को मिलेगा? वहां पे भी जी का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? जीरो। यानी जी का वैल्यू कहां कहां जीरो होगा? अंतरिक्ष में, जहां पे पृथ्वी का कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, बहुत ऊंचाई पे चले गए तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जीरो। जैसे पृथ्वी की सतह से हम नीचे जाने लगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटने लगा, और केंद्र पे पहुंच गए तो भी जीरो, ऊपर जा रहे हैं तो भी घट रहा है, और अंतरिक्ष में पहुंच गए तो भी जीरो। और एक क्या देखे कि जब हम पोल पे खड़े होते हैं, जब हम ध्रुव पे खड़े होते हैं, ठीक है, या फिर जब हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे खड़े होते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि पोल पे जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अधिक होता है, किसके तुलना में? भूमध्य रेखा पे लगने वाला। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर रॉकेट को कहां से लॉन्च किया जाता है? ध्रुवों से किया जाता है या भूमध्य रेखा से किया जाता है? तो ऑलवेज भूमध्य रेखा से। क्यों? क्योंकि जब भी रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो रॉकेट क्या करेगा? ईंधन खर्च करेगा, और अगर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा तो रॉकेट को ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ओवरकम करके, पृथ्वी का पूरा अंतरिक्ष में जाने के लिए, पृथ्वी की सतह को छोड़ करके अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो इसको बचत करने के लिए क्या किया जाता है कि भूमध्य रेखा से रॉकेट छोड़ देता है, क्योंकि भूमध्य रेखा में क्या पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? ध्रुवों की तुलना में। और दूसरा एक केस क्या देख लिया कि सर अगर सतह से ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। ज्यादा तेजी से कब घटेगा? जब ऊपर जाएंगे तब, या नीचे जाएंगे तब? तो तुरंत बोलना है कि जैसे ही सर ज्यादा ऊपर, जब ऊपर जाते हैं तो ज्यादा तेजी से घटता है, किसकी तुलना में? नीचे जाने से। बोलेंगे सर जीरो कब होगा? तो जब ऊपर जाते जाते अंतरिक्ष पहुंच गए तो जीरो। बोलेंगे सर नीचे जाने पे भी जीरो होगा? बिल्कुल, जैसे नीचे जाएंगे जाते जाते पृथ्वी के केंद्र पहुंचेंगे तब भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? और कब कब परिवर्तन हो सकता है अगर आपसे पूछ लिया जाए? अब एक बात याद रखना है कि पृथ्वी क्या हो रहा है? घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो घूमने का जो रफ्तार है, अगर घूमने का रफ्तार पृथ्वी का अभी जैसे मान लीजिए जो रोटेशन है, ठीक है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ है, रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो घूमने का गति है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ कितना है? 24 आवर का है। हम सबको पता है 24 घंटे में एक दिन क्या होता है? पूरा कंप्लीट होता है, दिन और रात। अगर पृथ्वी का गति घूमने का तेज होता जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? घटता जाएगा। ये भी याद रखना है। अगर रोटेशन ऑफ अर्थ अगर इंक्रीज करता जाएगा यानी घूमने का गति बढ़ता जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का कारण वैल्यू क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सर पृथ्वी अगर बहुत तेजी से घूमने लगेगा तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाएगा? बिल्कुल। पृथ्वी जो मौजूदा समय से अगर 17 गुना ज्यादा तेज घूमने लगेगा तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सर, क्वेश्चन अगर आ गया प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि पृथ्वी अगर घूमते घूमते अचानक से रुक जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तुरंत बोलना है कि सर आप बताए थे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, घटता है जैसे ही तेजी से घूमने लगेगा पृथ्वी, और घूमने का गति धीमा हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि पृथ्वी का मैक्सिमम गुरुत्वाकर्षण कब होगा? पृथ्वी का गति घूमने घूमते 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 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी घूमना अगर पृथ्वी बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? पोल में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा मिलता है, ऊपर जाने पे नीचे जाने पे भी गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या होता है? फर्क पड़ता है, और अधिकतम कहाँ पे मिलता है? पृथ्वी के सतह पे। और तीसरा हम लोग क्या देखे कि जैसे पृथ्वी का गति घूमने का बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? घटने लगेगा। और पृथ्वी मौजूदा समय से अगर 17 गुना तेज घूमने लगेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो। सब इंसान क्या होने लगेगा? उड़ने लगेगा हवा में, अगर बहुत तेजी से पृथ्वी क्या हो गए? घूमने लगे। और घूमने का गति अगर पृथ्वी का क्या हो जाए? धीमा होने लगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और पृथ्वी का गति मैक्सिमम जीरो हो सकता है, तो घूमते घूमते अगर पृथ्वी रुक गई तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि सर एक बात बताइए, भूकंप आने पे गुरुत्वाकर्षण बल पे कोई प्रभाव पड़ता है? ये भी पूछा है, अर्थक्वेक आने पे। तो याद रखना है, जब लट्टू को आप देखे होंगे घूमते हुए, तो लट्टू जब घूम रहा होता है तो घूमते घूमते लट्टू को अगर अचानक से रुगड़ा जमीन मिलता है तो जो घूमने का गति रहता है लट्टू का वो क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी क्या है? घूम रही लट्टू की तरह। तो पृथ्वी अगर घूम रहा है और अर्थक्वेक अचानक से आया तो घूमने का गति क्या होता है? उसका डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से उसका गति क्या हो जाता है? हल्का धीमा। और हम लोग क्या पढ़े? गति धीमा हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे ही भूकंप आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? हल्का सा बढ़ जाता है। तो ये भी याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कैसे पड़ता है, अगर भूकंप आता है तो उसमें क्या दोनों में रिलेशन आता है, ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट एक केस अपने को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल में ही कवर कर लिए हम लोग,
कि मान लो एक इंसान जो है लिफ्ट के अंदर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एक इंसान लिफ्ट के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अगर वो इंसान लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रहा होगा, किधर, ऊपर की ओर, अब तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। ठीक है, अधिक लगने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो एक आदमी जो है अचानक से जो है बहुत तेजी से लिफ्ट जो है नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जा रहा है, तो उस समय क्या होता है, इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो थोड़ा अधिक लगता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको जानेंगे, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें क्या किया गया था, एक तराजू लेकर के इंसान को वहां पे खड़ा कर दिया गया था लिफ्ट में, और देखने का कोशिश किया गया कि लिफ्ट को जब ऊपर लेके जाते हैं या लिफ्ट को नीचे लेकर के जाते हैं तो क्या उसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी भार में कोई परिवर्तन आएगा। क्योंकि भार हम सबको पता है, भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण बल यानी जी। अगर हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो मेरा भार क्या होगा, द्रव्यमान गुना जी। चांद पे चले जाएंगे तो भार क्या होगा, द्रव्यमान गुना जी। तो हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, केवल और केवल किसका मान बदलता है, जी का मान क्या होता है, कंटिन्यूअसली बदलता रहता है जी का वैल्यू। पृथ्वी में अगर 9.8 है तो चांद में हमको पता है कि चांद में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पृथ्वी से 6 गुना कम है। तो चांद में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन चीज घटता है, भार या द्रव्यमान, तो बोलना है भार घटेगा भैया। द्रव्यमान तो पूरे संसार क्या, पूरे ब्रह्मांड में कभी भी द्रव्यमान मेरा परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या किया गया कि एक बार ऊपर गया गया, ठीक है, और एक बार एक इंसान को नीचे लाया गया, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट सी से लेकर के गया गया। तो जब लिफ्ट को ऊपर लेकर के जा रहा था तो क्या ऑब्जर्व किया कि उसका जो वेट यानी भार जो था वो बढ़ गया। तो भार कैसे बढ़ा होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो बढ़ता नहीं है, यानी जी का वैल्यू क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो याद रख लेना है कि क्या, ऊपर जाने पे जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे आने पे जी का मान क्या होता है, घटता है। बोलिएगा सर ऐसे भी समझ में नहीं आया, इसका लाइव एग्जांपल बताइए। तो याद कीजिए, आप लोग कभी भी बचपन में जब झूला झूलने गए होंगे, गोल गोल जो घूमने वाला झूला होता है, तो उसमें क्या होता था, जब झूला नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता था तो उतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब झूला ऊपर से नीचे आ रहा होता था तो उस समय क्या फील होता था, उस समय हार्ट के पास अजीब सा लगता था। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू क्या होता है, कंटिन्यूअसली वहां पे बदल रहा होता है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, जी का वैल्यू घट रहा होता है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, जी का वैल्यू घट रहा होता है लिफ्ट से। अब बोलिएगा सर घट रहा होता है, इसका मतलब कि अगर कोई एकदम फ्री फॉल होकर के गिरने लगेगा, कोई छत में चढ़ा, छत में चढ़ करके कूद गया, तो उसको क्या महसूस होगा। तो जैसे ही कोई छत में चढ़ करके कूदेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो उस पर लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है तो होगा, लेकिन उस समय गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, उस पर जीरो हो जाता है। और उसी को हम लोग पढ़ते हैं जी फोर्स के नाम से, कि जब भी प्लेन वगैरह उड़ता है तो जी फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी के लिए हम लोग जल्दी से इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अगर हम ध्रुव पे रहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा भूमध्य रेखा की तुलना में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, नीचे आएंगे तो भी घटेगा, और भूमध्य रेखा जो भूमध्य रेखा पे कम मिलेगा वो तो था ही, अब नीचे आने पे भी क्या हुआ, घटा, ऊपर जाने पे भी घटा। अगर आपसे पूछ लिया गया कि सबसे ज्यादा कब घटेगा, तो सबसे ज्यादा ऊपर जाने पे घटेगा। तीसरा क्वेश्चन कि सर अगर बहुत ऊपर गए तो क्या हो जाएगा, जीरो अंतरिक्ष में। अगर सर नीचे गए तो कहां पे जीरो हो जाएगा, तो केंद्र पे जीरो। तीसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि घूमने का गति अगर तेज हो जाएगा सर तो क्या होगा, जी का वैल्यू घट जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा तो जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सर घूमने का गति क्या हो जाएगा, रुक गया, एकदम धीमा हो गया और अचानक से रुक गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस सब चीज को याद रखना है। अब इसी में बोल दिया जाएगा सर भूकंप आता है तो क्या होता है, तो जी का वैल्यू घटता है कि बढ़ता है, तुरंत बोलना है जी का वैल्यू सर आप बताए थे बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि घूमने का गति पृथ्वी का क्या हो जाता है, हल्का सा धीमा पड़ जाता है। अब बोलिएगा सर लास्ट केस बताइए, लिफ्ट वाला क्या होता है, लिफ्ट में कोई अगर ऊपर जा रहा हो तो क्या होता है, जी का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, तो तुरंत बोलना है जी का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। जब नीचे आ रहा होता है तो जी का वैल्यू क्या होता है, हल्का सा कम महसूस होता है। बोले सर अगर कोई लिफ्ट एकदम टूट गया और अचानक से लिफ्ट पूरा तेजी से नीचे आने लगा तो तब गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा उस पर, जीरो, क्योंकि फ्री फॉल के कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है, जीरो। तो ये सारा चीज अपने को पता होना चाहिए। अब एक बात बताइए, ऊपर से किसी चीज को अगर नीचे की ओर फेंकेंगे तो गिरेगा वो। अब ऊपर से नीचे से अगर ऊपर से कोई भी चीज को नीचे फेंके तो गिरेगा। अब एक तरफ क्वेश्चन में क्या बोला था, एक तरफ लोहा है 1 kg का और एक तरफ है लकड़ी 1 kg का। अब देखिएगा एक बात पता होना चाहिए कि लोहा है, आयरन है, और एक तरफ जो है वुड है यानी लकड़ी है, तो हमको पता होना चाहिए कि आयरन का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है और लकड़ी का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए लकड़ी का आकार क्या होगा, बड़ा होगा 1 किलो का, और 1 किलो लोहा कितना बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा। तो अब ये जब गिर रहा होगा तो हवा के मौजूदगी में अगर गिरेगा यानी एयर प्रेजेंट है तो एयर इसको क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, रेजिस्टेंस देगा। एयर इसको भी रेजिस्टेंस देगा, रोकने का कोशिश करेगा, कि हवा बोलेगा नहीं हम तुमको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों हवा की मौजूदगी में गिर रहा है। दिया हुआ क्वेश्चन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा है उसमें। तब उस केस में क्या होगा कि ये भी नीचे की ओर गिर रहा है, ये भी नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो दोनों पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। यही पढ़ते आए
कि गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो तो किसी का भी कितना भी मास हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा, उतना ही लगेगा। साइज कितना बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें भी और इसमें भी क्या लगेगा, बराबर लगेगा। लेकिन क्या हो रहा है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे हवा क्या कर रहा है, उसका गति को धीमा कर रहा है। हवा क्या कर रहा है, इसका गति को धीमा कर रहा है। अब इसका क्षेत्रफल जो है दोस्त मेरे छोटा है, तो हवा इसका गति को उतना कम नहीं कर पाएगा जितना इसमें कम कर पाएगा। तो यहाँ पे हवा क्या कर दिया, इसका गति को बहुत धीमा कर दिया। बोलिएगा सर अब कैसे जाने कि साइज बड़ा होगा, लकड़ी है, लकड़ी 1 किलो क्या होता है, बड़ा में आता है, और लोहा क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑब्वियसली बात है इसका गति क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा धीमा। तो पहले कौन गिरेगा, लोहा, और बाद में कौन गिरेगा, लकड़ी। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या। चलिए देखिए, पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेगा, क्या है, गलत बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हवा में। ये वर्ड आ गया हवा में। अगर हवा नहीं रहता तो क्या होता, दोनों एक ही समय में क्या होता है, गिरता। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी दो एक समय पे गिरेगा। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। पहले एक गिरेगा बाद में एक गिरेगा, वन विल फॉल फर्स्ट एंड वन विल फॉल लेटर। चलिए ठीक है, ये बात सही लग रहा है। द वुड बॉल विल फॉल लेटर, जो लकड़ी का जो गेंद है वो बाद में गिरेगा। तो ज्यादा एग्जैक्ट जो है आंसर कौन बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो है एक ज्यादा करेक्ट आंसर बता रहा है। ये बात तो क्लियर है कि एक पहले गिरेगा एक बाद में गिरेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एकदम क्लियर बता दे रहा है कि लकड़ी का जो गेंद होगा वो बाद में गिरेगा, यानी कि लोहा का गेंद पहले गिर जाएगा। तो ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोलता है कि रमन प्रभाव का प्रकाश के किरणों से संबंध जो आर पार जाती है वो किस तरीके से। देखो एक चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि रमन के बारे में जब भी हम लोग जानेंगे, रमन इफेक्ट, तो इनका कॉन्सेप्ट जो है सीवी रमन के द्वारा जो है दिया गया था। ये हमारे साइंटिस्ट है, ठीक है ना। और 28 फरवरी के दिन जो है साइंस डे के रूप में हमेशा जो हम लोग इनके बारे में जानने का भी कोशिश करते हैं। अब जो रमन इफेक्ट होता है वो तो हमको पता है कि जितना भी पारदर्शी माध्यम होता है उससे संबंधित होता है, प्रकाश जो पार होता है उससे। तो अब इसमें 2-3 चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि रमन इफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारा, जब कोविड के टाइम में जब हम लोग मेडिसिन वगैरह बना रहे थे, तो मेडिसिन को जब बनाते हैं तो उस समय मेडिसिन किस तरीके से काम करेगा नहीं करेगा, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रमन इफेक्ट का। रमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रमन इफेक्ट क्या कहता है, रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि जब प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, याद रखना, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश के पास टोटल 4-5 फैक्टर होता है जो हम लोग को पता है। प्रकाश के पास क्या होगा, अपना ऊर्जा होगा, पहला ऊर्जा होगा, उसके पास एनर्जी होगा, दूसरा क्या होगा, उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा यानी आवृत्ति होगा, तीसरा एक तरंगधारी होगा प्रकाश का, ठीक है ना, लैम्डा जिसको हम लोग बोलते हैं, चौथा प्रकाश का क्या होगा, गति होगा, और क्या होगा, आवर्तकाल होगा यानी टाइम पीरियड। ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी क्लास में, अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन से रिलेटेड उसको डील कर लेंगे, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो वहां पे तो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जानना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन कौन सा चीज जो है चेंज नहीं होता है। तो याद रखना है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ऊर्जा कभी भी नहीं बदलता है। ऊर्जा के अलावा कभी भी फ्रीक्वेंसी यानी तरंगधारी मेरा परिवर्तित, तरंगधारी बोल रहे हैं, आवृत्ति मेरा कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ये दोनों क्या रहता है, अनचेंज। लेकिन जैसे ही कोई भी चीज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तुरंत याद रखना है कि मेरा वेवलेंथ क्या होता है, बदल जाता है, यानी तरंगधारी क्या हो जाता है, तरंगधारी मेरा तुरंत परिवर्तित हो जाता है, तरंगधारी मेरा क्या हो जाता है, तुरंत परिवर्तित हो जाता है, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या हो जाता है, गति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो रमन इफेक्ट उसी चीज पे क्या है, बेसिकली बेस्ड है। तो जब भी बोलेगा रमन इफेक्ट किस पे बेस्ड है, तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, चाहे वो द्रव हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उससे अगर पार हो रहा है तो उस पर रमन इफेक्ट क्या करेगा, काम करेगा। और रमन इफेक्ट क्या बोलता है, सिंपल सा बात है कि जब भी कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेव लेंथ यानी तरंगदैर्घ्य और गति में क्या होता है, परिवर्तन आता है, बस दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि लंबाई बढ़ जाती है या घट जाती है, शीशे की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, व्हेन ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्टीम इट्स लेंथ इंक्रीजेस बट इट। अब देखिए एक बात हम लोग को यहाँ पे समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक पेज लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम लोग को और थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। चलिए, बोल रहा है कि कोई भी चीज को गर्म किए, और गर्म करने का मतलब है भाप में रखे, तो भाप क्या होता है, गर्म होता है। तो अब बोल रहा है कि लंबाई बढ़ रहा है तो चौड़ाई के साथ क्या होगा। अब एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी चीज को हीट देते हैं, ठीक है ना, इस चीज को एकदम याद होना चाहिए, किसी भी चीज को जब भी हम लोग क्या करते हैं,
हीट देते हैं। तो किसी भी चीज को जब हम लोग हीट देते हैं तो वस्तु कितना प्रकार का हो सकता है? एक तो हो सकता है मेरा गैस हो सकता है, ठीक है ना, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। एक तो मेरे पास क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। दूसरा मेरा क्या हो सकता है? द्रव्य हो सकता है, कोई भी द्रव हो सकता है, कोई भी द्रव हो सकता है, लिक्विड जिसको बोलेंगे हम लोग, तरल। और तीसरा मेरा क्या हो जा सकता है? सॉलिड, यानी मेरा क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है। अब एक बात पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज को गर्म करते हैं तो चाहे द्रव हो, गैस हो, ठोस हो, कुछ भी हो भैया, अगर गर्म होगा तो वो क्या होगा? फैलता है। और कोई भी चीज का तापमान अगर घटाते हैं तो वो क्या होता है? सिकुड़ता है, ठीक है ना, कंप्रेस करता है। और गर्म करने पे क्या होता है? एक्सपैंड करता है, फैलता है। तो एक बात बताइए, अगर फैलेगा तो केवल लंबाई में फैलेगा, चौड़ाई में नहीं फैलेगा, गोलाई में नहीं फैलेगा। फैलने का मतलब चारों तरफ से फैलता है, आयतन ही बढ़ जाता है उसका। तो एक चीज याद रखना है कि द्रव हो, सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो, गर्म करने पे क्या होता है? फैलता है। और जब भी फैलेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा, मोटाई भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। और जब भी अगर उसको ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा, तो लंबाई भी कम होगा, चौड़ाई भी कम होगा, आयतन भी कम होगा, क्षेत्रफल भी कम होगा। कुछ भी पूछेगा, सारा का सारा चीज क्या होगा? घटने लगेगा ठंडा करने पे। और गर्म करने पे क्या होगा? फैलने लगेगा। अब इसको जानना क्यों जरूरी है, देखना ध्यान से। अगर हम देखेंगे कि सर गैस भी है, द्रव्यमान, ये द्रव भी है, लिक्विड भी है, और तीसरा क्या है मेरा? सॉलिड भी है। अब बोलिएगा सर हम गर्म किए और तीनों में सबसे ज्यादा कौन फैलता है? तो तुरंत याद रखना है, सबसे ज्यादा फैलाव किसका होता है गर्म होने पे? एक्सपेंशन किसका होता है? गैस का। गैस के बाद किसका होता है? द्रव का। और द्रव के बाद सबसे कम कौन फैलता है? तो ठोस। ठोस में फैलाव क्या होता है? सबसे कम होता है। और गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? फैलाव होता है। और हीट जो होता है, हीट कितने तरह से ट्रेवल करती है, इसके बारे में पता है कि नहीं? हीट कितने तरह से ट्रेवल करती है? तो सबसे पहला तरीका होता है हीट को ट्रेवल करने का, कंडक्शन। कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन। और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन, जिसको अगर हम लोग कंडक्शन को देखना चाहेंगे तो कंडक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवहन, प्रवाहकत्व, इसको बोलेंगे प्रवाहकत्व, ठीक है ना, हिंदी में। और कन्वेक्शन को हम लोग बोलेंगे संवहन। संवहन। रेडिएशन को हम लोग बोलेंगे विकिरण। विकिरण, ठीक है, विकिरण। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इस टाइप का कॉन्सेप्ट, तो पूरा इस चीज यहाँ पे हम बता ही दिए कि ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा कितने प्रकार का से गमन कर सकता है। तो गमन करने का तरीका हो सकता है पहला कंडक्शन, दूसरा हो सकता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन को बोलते हैं प्रवाहकत्व, कन्वेक्शन को बोलते हैं संवहन, और तीसरा होता है रेडिएशन, उसको बोलते हैं विकिरण। अब बोलिएगा सर इसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा और अच्छे से बता दीजिए। तो बता देते हैं। कंडक्शन याद रखना, जब भी किसी ठोस चीज में ऊष्मा का प्रवाह होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन फॉर एग्जांपल, जैसे हम रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं? तावा क्या करते हैं? तावा को आग में चढ़ाते हैं और रोटी को क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तावा का नीचे क्या हो रहा है? आग लग रहा है, और तावा क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो तावा का नीचे वाला हिस्सा गर्म होता है और साथ साथ ऊपर वाला भी कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? समझ में आ रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा नीचे से धीरे धीरे फैलते फैलते ऊपर की सतह में आ जाती है, और एक बिंदु में दे रहे होंगे तो फिर बिंदु क्या होगा? चारों तरफ फैलने लगेगा वो। तो अगर ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है वो ठोस में हो रहा है, तो ठोस में ऊष्मा का प्रवाह किस तरीके से होता है? कंडक्शन के रूप में होता है। अब बोलिएगा सर कन्वेक्शन किस में काम करेगा? संवहन। तो संवहन जो हीट का जो प्रवाह होता है संवहन के रूप में, वो होता है द्रव में, जैसे पानी हो गया या कोई गैस हो गया। इसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होता है एक बिंदु से दूसरे जगह पे बिंदु पे जब ऊष्मा पहुंचता है, तो ये कैसे होता है? कन्वेक्शन यानी संवहन से। और तीसरा होता है विकिरण, यानी अगर निर्वात है, यानी कोई माध्यम भी नहीं है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, कोई भी माध्यम नहीं है, फिर भी ऊष्मा का प्रवाह करना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, तो वो कैसे होगा? रेडिएशन के थ्रू से। बोलिएगा सर इसका एग्जाम्पल बताइए कैसे? सूरज। सूरज से जब पृथ्वी में जो गर्मी आती है, ऊष्मा आती है, तो अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात है, खाली है, लेकिन फिर भी सूरज का गर्मी पृथ्वी तक पहुंचता है कि नहीं? कैसे पहुंचता है? तो विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। तो अगर आपसे पूछेगा कि ऊष्मा कितने तरह से प्रवाह कर सकती है, तो पहला पता होना चाहिए कंडक्शन, दूसरा होना चाहिए कन्वेक्शन, तीसरा पता होना चाहिए रेडिएशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्मा जो है, अगर किसी वस्तु में ऊष्मा बढ़ेगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो फैलने लगेगा, उसका क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगा, उसका फैलने लगेगा। तो गैस भी फैलता है, द्रव भी फैलता है, और सॉलिड भी यानी ठोस भी फैलता है। ज्यादा कौन फैलेगा? गैस। गैस से कम कौन फैलेगा? द्रव। और द्रव से कम कौन फैलेगा? सॉलिड। अब इसमें अगर आपको बारे में पूछेगा कि सर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए,
तो इसके बारे में जब क्वेश्चन जब हम लोग डील कर रहे होंगे तो और अच्छे से जानेंगे। अभी इस सीरीज से बने रहिए, आपको पता होना चाहिए सर आप कंडक्शन बता दिए, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन से ऊष्मा का प्रवाह किसमें होगा? केवल और केवल ठोस में, द्रव और गैस में नहीं होता है। कन्वेक्शन से किसमें होता है? इसमें केवल ठोस से होगा, यानी सॉलिड में होगा। कन्वेक्शन से किसमें होगा? केवल और केवल गैस में होगा, गैस में होगा और किसमें होगा? द्रव में होगा। ठीक है। अगर आपका रेडिएशन बोल देगा तो वैक्यूम में होगा, यानी निर्वात में। रेडिएशन किसमें काम करता है? वैक्यूम, निर्वात। इसे बोलेगा सर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों में से सबसे तेजी गति से कौन होता है? तो तुरंत बताना है इन तीनों प्रोसेस में सबसे तेज कौन होता है? रेडिएशन। सबसे तेजी से ऊर्जा का प्रवाह कौन करता है? रेडिएशन से होता है। रेडिएशन के बाद कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के बाद कंडक्शन, यानी ऊष्मा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह सबसे धीमी गति से कहां पे होगा? कंडक्शन में। सबसे तेज गति से कहां पे होगा? रेडिएशन। इसी में अगर पूछ लिए कि सर ऊष्मा का जो प्रवाह होता है इसमें सबसे धीमी गति से होता है, लेकिन मात्रा सबसे अधिक ऊष्मा का किस रूप में प्रवाह करता है? तो सबसे अधिक मात्रा किस में होता है? कंडक्शन में। भले इसका प्रोसेस क्या होता है? बहुत स्लो होता है, लेकिन मात्रा जो होता है उष्मा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जो प्रवाह का वो बहुत अधिक होता है। तो मात्रा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा मात्रा उष्मा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में सक्षम कौन है? तो कंडक्शन, जिसको प्रवाहकत्व बोलते हैं। फिर कन्वेक्शन, और सबसे लास्ट में कौन है? रेडिएशन। यानी रेडिएशन बहुत तेजी से तो करता है, लेकिन मात्रा क्या कर रहता है? बहुत थोड़ा थोड़ा। और हमेशा हम क्लास में एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हाथी चलता है, तो हाथी को चलने में क्या होता है? बहुत समय लगता है, धीरे 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 चलता है। लेकिन वहीं पर अगर एक कोई चीता चलता है तो चीता क्या होता है? बहुत तेजी से चलता है। लेकिन हाथी जो है अपने साथ भार ले जाने का क्षमता क्या रखता है? बहुत ज्यादा। चीता बहुत तेजी से चल सकता है, लेकिन उसका भार ले जाने का क्षमता क्या होगा? बहुत कम होगा। तो उसी तरीके से कंडक्शन जो है, प्रवाहकत्व जो है, बहुत बहुत भारी मात्रा में हीट को लेकर के चलता है, लेकिन हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या लगता है? बहुत समय लगता है। अब इसका एप्लीकेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। ये टॉपिक ही आपका पूरा डील कर दिए हम, ठीक है ना? इस चीज को समझना है, अब इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर एक बात बताइए कि अगर अंडा बॉईल करने के लिए हम पानी डेगची में चढ़ा दिए तो उसको कंडक्शन बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे? तुरंत अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट। क्या बोले कि जो ठोस होता है वो केवल केवल कंडक्शन से गर्म हो सकता है। तो ठोस किससे गर्म होगा? कंडक्शन। तो डेगची किससे गर्म हो रहा होगा? कंडक्शन से। अब डेगची के अंदर क्या है? पानी रखा हुआ है। अब पानी जैसे से गर्म हो गया, नीचे पानी का सतह जो हो गया होगा गर्म हो गया होगा, कि डेगची रखा हुआ है। अब डेगची का जब पानी नीचे का गर्म होने लगा तो धीरे धीरे क्या होने लगा? अब वहां पे क्यों कौन काम करेगा? कन्वेक्शन। क्योंकि कन्वेक्शन किस में काम करता है? द्रव में। अब पानी के अंदर क्या रखा हुआ है? मतलब डेगची के अंदर क्या रखा हुआ है? पानी। पानी क्या है? द्रव है। अब द्रव में क्या होगा? ऊष्मा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह करने लगेगा। अब ये प्रवाह किस रूप में होगा? तब तुरंत बताना संवहन यानी कन्वेक्शन के रूप में। आया बात समझ में? अब इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग का जो थर्मोफ्लास्क होता है, ठीक है ना, इसमें हम लोग पानी को बहुत देर तक गर्म रख पाते हैं, और बहुत देर तक जो है इसको हम लोग अगर ठंडा चीज को रख देंगे तो बहुत देर तक ठंडा रख सकते हैं, अगर गर्म चीज को रख दे तो बहुत देर तक गर्म रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा का प्रवाह जो है बहुत धीमी गति से होता है। बोलिएगा सर कैसे ऐसा कर पाते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग क्या पढ़े कि जब भी निर्वात होता है यानी खाली जगह होता है, तो खाली जगह में कंडक्शन और कन्वेक्शन ऊष्मा का प्रवाह नहीं कर सकता है। केवल और केवल कौन करेगा? विकिरण यानी रेडिएशन। तो रेडिएशन के माध्यम से जहां पे भी निर्वात होगा वहीं पर ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह हो सकता है। बाकी ये दोनों से नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो थर्मोफ्लास्क होता है उसके बीच में दो सरफेस रखते हैं, उसके बीच में जो खाली जगह रहता है उससे पूरा का पूरा हम लोग क्या कर देते हैं? हवा निकाल देते हैं। अब जैसे हवा निकाल दिए तो अंदर क्या बन गया? निर्वात। अब अंदर में अगर कोई चीज गर्म चीज रख दी है तो इस सतह से तो सट रहा है, लेकिन इस सतह और इस सतह के बीच में जो जगह है वो खाली जगह है, कुछ भी नहीं है उसमें। अगर खाली जगह है तो कंडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी प्रवाहकत्व खत्म। कन्वेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, संवहन खत्म। अब केवल कौन बचा? रेडिएशन। अब रेडिएशन के माध्यम से क्या होगा? ऊष्मा जो होगा अंदर से बाहर की ओर क्या होगा? निकल रहा होगा। तो अब तीनों चीज होने के बजाय अब दो चीज खत्म हो गया, अब केवल क्या बचा? रेडिएशन। और हम लोग क्या पढ़े? रेडिएशन का प्रोसेस भले ही बहुत तेज होता है, लेकिन उसमें जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो बहुत धीमा धीमा होता है, बहुत थोड़ा अमाउंट में होता है। गति बहुत तेज है लेकिन अमाउंटवा क्या है? बहुत छोटा है। समझ में आया ना? हर दिन समझो कि तुम हर 1 सेकंड में एक चावल का दाना खाते रहो, 1 सेकंड में एक चावल का दाना खाते रहो, और तुमको दे दिया गया 1 ट्रक चावल, तो क्या होगा? खत्म होगा? जल्दी नहीं होगा। गति भले बहुत तेज है लेकिन तुम अमाउंट क्या कर रहे हो? बहुत कम यूज कर रहे हो। अगर आप अमाउंट बहुत कम यूज करोगे तो कितना भी गति तेज हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि थर्मोमीटर बोलते हैं थर्मोफ्लास्क में जिसमें पानी गर्म रहता है, उसमें ऐसा क्या होता है कि पानी गर्म रहता है? तो दोनों के माध्यम के बीच में जो खाली जगह रहता है उसको क्या कर देते हैं? हवा निकाल के निर्वात कर देते हैं। इसलिए मेरा वहां पे क्या रुक जाता है? कंडक्शन भी रुक जाता है, कन्वेक्शन भी रुक जाता है, केवल और केवल क्या होता है? रेडिएशन होता रहता है। आया बात समझ में? चलिए, तो अब हम लोग अगर इसको देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्लास को भाप दिए तो क्या होगा? अब इसमें देखो,
चलो ऑप्शन नंबर हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है, रिमेन अनइफेक्टेड, घटेगा, और ये भी इंक्रीज करेगा, तो सही आंसर क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर लंबाई बढ़ेगा, गर्म हो रहा है तो लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा, ठीक है ना, हर चीज बढ़ता है, फैलने लगा तो सब तरफ से फैलेगा वो। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द मिनरल नॉट रिलेटेड टू एटॉमिक पावर, यानी न्यूक्लियर यानी नाभिक के ऊर्जा से संबंधित कौन सा मिनरल जो है वो रिलेटेड नहीं है। अब देखो एक एक चीज जो है हम लोग को इसमें पता होना चाहिए। मोनोजाइट, मोनोजाइट क्या होता है, मोनोजाइट बेसिकली क्या है, ओर है, क्या है, अयस्क है, किसका, थोरियम का, किसका, थोरियम का, थोरियम का क्या है, अयस्क है, और थोरियम का एटॉमिक नंबर पूछ देगा तो 90। अब बोलिएगा सर थोरियम और यूरेनियम क्या है, तो बोलिएगा थोरियम जो है और यूरेनियम जो है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है, नाभिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इसका जो थोरियम जो मेरे को मिलता है, थोरियम किस अयस्क से मिलता है, तो इसका अयस्क का नाम क्या है, मोनोजाइट सैंड। और ये भारत में कहाँ मिलता है अगर पूछ लिया जाए तो केरला के क्षेत्र में, कहाँ पे, केरला का क्षेत्र में, केरला का क्षेत्र में भारत में मिलता है, ये पॉइंट को भी याद रखना है। थोरियम क्या हो गया, थोरियम तो हो ही गया, एटॉमिक पावर से रिलेटेड ही है। अगला है बेरिलियम, बोलिएगा सर बेरिलियम कैसे रिलेटेड है, तो बेरिलियम हमको पता होना चाहिए, बेरिलियम क्या होता है, एज अ मॉडरेटर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या होता है मॉडरेटर, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। चलिए अगला देखिए क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम का कहीं से भी एटॉमिक पावर से संबंध नहीं है, क्योंकि क्या है, क्रोमियम एक धातु है लेकिन इसका कोई भी नाभिक संलयन या विखंडन में इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसमें बोल रहा था कि कोई रिलेटेड नहीं है, कौन इससे संबंधित नहीं है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। अब इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से चीज का संबंध कैसे होता है, क्या होता है। चलिए अब इसको हम लोग देख ही रहे हैं, आप लोग का रिक्वेस्ट है कि थोड़ी डिटेल में सर और बताइए, तो बताते हैं। नाभिक भट्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिक भट्टी इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग नाभिक भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, नाभिक भट्टी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को नाभिक भट्टी में क्या चाहिए होता है, ईंधन यानी फ्यूल। दूसरा हम लोग को चाहिए होता है मॉडरेटर, क्या होता है थोड़ा थोड़ा जान लेना, मॉडरेटर। और तीसरा हम लोग को चाहिए होता है कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़े, कंट्रोल रॉड। मॉडरेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंदक, मंदक। कंट्रोल रॉड को बोलते हैं नियंत्रक छड़े, नियंत्रक छड़े। और चौथा हम लोग को चाहिए होता है शीतलक यानी कूलेंट, शीतलक कूलेंट। अब ये क्या है, नाभिक भट्टी में ये 4 हिस्सा होता है दोस्त, आप सबको पता होना चाहिए, सबको हम एक्सप्लेन कर दे रहे, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। इसका वीडियोस जो है ऑलरेडी ऐप में जो है हमारा वीडियोस जो पड़ा हुआ है, अगर आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं पूरे डिटेल में। उतना तो समय नहीं होता है क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्लास मतलब कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। फ्यूल के रूप में अगर आपसे पूछ लिया कि नाभिक भट्टी में ईंधन के रूप में हम किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन ईंधन के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है किसका इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यूरेनियम 235, किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 235, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 92। अगर आपसे पूछा जाएगा इसके अलावा किसी और का इस्तेमाल करते हैं तो यस हम लोग करते हैं प्लूटोनियम का, प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक मास होता है 239 और एटॉमिक नंबर इसका होता है 94। तो ईंधन के रूप में ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और किसी का कर सकते हैं, अभी तो देखिए किसका, थोरियम। तो ईंधन के रूप में इन 3 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अमूमन, ठीक है ना। यूरेनियम का बहुत सारा आइसोटोप होता है, 34 वाला भी होता है, 35 वाला भी होता है और 38 वाला भी होता है, ये भी याद रखना। यूरेनियम का बहुत सारा आइसोटोप होता है, 234 वाला भी होता है, 235 वाला भी होता है, और एक होता है 238 वाला, 238 वाला। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, फ्यूल के रूप में 235 वाला। और प्लूटोनियम का कौन सा होता है 239। बहुत डिटेल में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग कमांड हासिल कर सको सब्जेक्ट्स पे, ठीक है ना। तो ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो हमेशा याद रखना यूरेनियम का, प्लूटोनियम का और थोरियम का। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछ दे सर एक बात बताइए कि अभी आप बता रहे थे मंदक होता है, एक मॉडरेटर होता है, ये क्या होता है। देखो होता क्या है कि जब मेरा न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे क्या किए, इस ईंधन को इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू किए, तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े कि जो नाभिक के विखंडन होता है या जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर
फिजन बोलते हैं, जिसको विखंडन बोलते हैं, टूटता है। तो जिस समय टूटता है तो उस समय क्या होता है, न्यूट्रॉन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन अगर बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होगा, बहुत तेज गति से न्यूट्रॉन होगा, तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन टकराता जैसे ही है ना रेडियो एक्टिव मटेरियल से, यानी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जो भी ईंधन के रूप में डाले, तो वो क्या करता है, विखंडित करता है उसको, और विखंडित करती है तो ऊर्जा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो अगर न्यूट्रॉन का संख्या बहुत अधिक रहेगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, विखंडन करेगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर विखंडन करेगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा। और अगर इसको नियंत्रित तरीके से नहीं किया गया तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिएक्टर क्या होगा, उड़ जाएगा। आए बात समझ, बम बन जाएगा वो। तो एटम बम नहीं ना बना रहे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे बिजली बनाने के लिए। तो अब कैसे बनेगा, तो जो हम विखंडन का क्रिया है उसको नियंत्रित तरीके से न करेंगे कि अनियंत्रित तरीके से करेंगे, तो अनियंत्रित तरीके से अगर हुआ तो विस्फोट करेगा, तो वो बम बन गया। लेकिन अगर उसको नियंत्रित तरीके से करना है तो उसको कैसे करना होगा, हमको समय समय पे जो न्यूट्रॉन का जो मात्रा बढ़ रहा है उसका मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसी में पहला रोल आता है मंदक का। अब हम सबको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन जो तेज गति से चल रहा होता है, न्यूट्रॉन जो है तेज गति से चल रहा होता है, वो जैसे ही टकराएगा किसी से जैसे ही टकराएगा तो उसको क्या करेगा, उसको विखंडित करेगा। तो उसका गति को क्या करना होता है, धीमा करना होता है। तो उसका गति को धीमा कैसे करते हैं, तो मंदक का इस्तेमाल करते हैं। मंदक का कार्य क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन जो बहुत तेजी से रिएक्टर के अंदर घूम रहा है उसका गति को क्या कर देना, धीमा कर देना। अब इसी मंदक के रूप में हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड। इसके अलावा किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, भारी जल। इसके अलावा किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हल्का जल। ये सब तरह का यूज करते हैं हम लोग मॉडरेटर के रूप में। नोट्स बना लेना, ठीक है ना, मॉडरेटर के रूप में यानी मंदक के रूप में। मंदक का कार्य क्या होता है, जो बहुत तेज गति से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन घूम रहा होता है उसका गति को क्या कर देना, धीमा कर देना। एग्जांपल बताइए, तो बेरिलियम ऑक्साइड, D2O और H2O इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बोलिएगा सर एक बात बताइए, कंट्रोल रॉड नियंत्रक छड़ों का काम क्या होता है। नियंत्रक छड़ें क्या होती है, इन छड़ों को क्या किया जाता है ना कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का गति धीमा हुआ तो अब क्या हुआ कि रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को निकालना जरूरी है क्योंकि फिर वापस गति बढ़ने लगेगा। जैसे ही उस मॉडरेटर को, मंदक को हटा देंगे तो क्या होगा, गति फिर वापस बढ़ने लगेगा। तो अब बार बार गति को कम करने की वजह हम लोग क्या करते हैं, उस न्यूट्रॉन को ही वहां से गायब कर देते हैं। तो न्यूट्रॉन को गायब करने का तरीका क्या होता है, नियंत्रक छड़े। नियंत्रक छड़े को जैसे ही हम लोग अंदर डालते हैं तो क्या होता है, देखिएगा नियंत्रक छड़े कैसे हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर गई तो अब न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, इससे टकराना शुरू कर दिया। जो पहले किससे टकरा रहा था, ईंधन से टकराता था। ईंधन के रूप में कौन सा था, थोरियम था, प्लूटोनियम था, यूरेनियम था। ईंधन के रूप में डाल दिए, न्यूट्रॉन डायरेक्ट उससे टकरा रहा था। अब उसको क्या किया हम, नियंत्रक छड़ों को क्या कर दिए, कंट्रोल रॉड को अंदर डाल दिए। अब न्यूट्रॉन इससे टकराने लगा। तो अब इस नियंत्रक छड़ों का खासियत क्या होता है, अगर न्यूट्रॉन बहुत तेज गति से चल रहा होता है और उस समय अगर इसको डालते हैं तो न्यूट्रॉन इसमें अवशोषित नहीं हो पाता। आप पूछ सकते थे ना सर डायरेक्ट कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल क्यों किए, क्यों नहीं किया, हम डायरेक्ट मॉडरेटर का पहले इस्तेमाल क्यों किए, फिर कंट्रोल रॉड क्यों लाए। क्योंकि कंट्रोल रॉड उन्हीं न्यूट्रॉन को अपने अंदर अवशोषित कर सकता है जिसका गति क्या हो, धीमा हो। अगर तेज गति होगा तो उस न्यूट्रॉन को अपने अंदर अवशोषित नहीं कर पाएगा, न्यूट्रॉन टकराएगा और उससे वो क्या होगा, बाहर वापस निकल जाएगा। तो अगर कैच करना होता है तो बॉल धीमा रहता है, उसको कैच आसानी से करते कि बहुत तेज बॉल को कैच करते। तो जो बॉल बहुत धीमा रहता है उसको कैच करना क्या होता है, आसान होता है। ऐसा नहीं है कि आप कर ही लीजिएगा, लेकिन क्या होगा, वो आसान पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन को क्या करता है कंट्रोल रॉड, उसको कैच कर लेता है, यानी अपने अंदर जो है अवशोषित करके रख लेता है। तो ऐसा कब कर पाएगा, जब उसका गति क्या हो, धीमा। तो पहले ईंधन गया, ईंधन में क्या हुआ, न्यूट्रॉन क्या करने लगा, टकराने लगा और उसमें विखंडन शुरू हुआ। विखंडन शुरू हुआ तो ऊर्जा उत्पन्न होने लगा और उसका तापमान क्या होने लगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का बढ़ने लगा। अब इसको नियंत्रण करना जरूरी था, तो हम क्या किए, न्यूट्रॉन को वहां से निकालना है। तो न्यूट्रॉन का गति तो बहुत तेज है, पहले उसको धीमा करना पड़ेगा। धीमा करने का काम कौन करेगा, मॉडरेटर यानी मंदक। मंदक का रूप में कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, D2O जिसको हम लोग भारी जल बोलते हैं, H2O क्या हो गया, हल्का जल जिसको पीते हैं, और D2O क्या हो गया, आइसोटोप हो गया हाइड्रोजन का जिसको पी नहीं सकते, वो भारी जल है। वो किसमें इस्तेमाल होता है, किसमें, तो मंदक के रूप में। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगला आया रोल कि न्यूट्रॉन का गति को कम कर दिया। अब नियंत्रक छड़ों को अंदर डालेंगे। जैसे ही नियंत्रक छड़ों को अंदर डालेंगे, नियंत्रक छड़ें क्या करेगी, तुरंत उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगी और न्यूट्रॉन का संख्या कम होने के कारण जो नाभिक विखंडन हो रहा था उसका गति क्या होने लगेगा, धीमा होने लगेगा। तो तापमान फिर से क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर इसको नियंत्रित नहीं कर पाए तो तुरंत क्या होगा, विस्फोट होना है। तो अब इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कंट्रोल रॉड। और कंट्रोल रॉड ज्यादातर किससे बना होता है, तो हम लोग इसके लिए हम लोग बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हॉफनियम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दो एग्जांपल याद रखना है, बोरॉन और कैडमियम, ठीक है ना, ये दो का एग्जांपल याद रखना है। आप जल्दी से इसको देख लीजिए, बोर्ड पे लगा हुआ है, दो का एग्जांपल एकदम याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड हम लोग को कोई फैक्ट एज सच नहीं जानना है,
चलिए, हो गया। और लास्ट बचा क्या मेरा, कूलेंट। तो कूलेंट के रूप में, कूलेंट का काम क्या होता है, जैसे गाड़ी में रिएक्टर को ठंडा करना, तो इसमें भी क्या होता है, सेम काम, कोई भी चीज को ठंडा करना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसीलिए बेरिलियम भी रिलेटेड है कि नहीं, बेरिलियम का ऑक्साइड किसके रूप में इस्तेमाल हो रहा है, मंदक के रूप में, इसलिए ये आंसर क्या था, सही था। तो कंफ्यूज नहीं होना है इससे। अगला बोल रहा है कि वेयर इज द साइट ऑफ इनरॉन पावर प्रोजेक्ट। इनरॉन पावर प्रोजेक्ट का ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कहाँ है, दैबहोल में। कहाँ है, दैबहोल में। चलिए, व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप। अब हमको अगर आंसर पूछा जाए तो अगेन हम आंसर बता सकते हैं। जो थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप होता है उसका ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। लेकिन हम ऐसे बताएंगे तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा इसको डिटेल में बताते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए। पीरियोडिक टेबल, फैक्चुअल चीज पर नहीं जाएंगे, पीरियोडिक टेबल पे आते कौन बनाया नहीं बनाया, उसका पूरा एक विकास का अलग से ही एक लेक्चर कवर हो सकता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब इसमें से अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1, इसका ऑक्साइड ये जो होता है अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मेटल्स इसको कहते हैं, अल्कलाइन मेटल्स। इसको बोलते हैं अल्कलाइन, इसको अल्कलाइन नहीं, इसको अल्कली मेटल बोलेंगे। अल्कली मेटल, इसको बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब 3 से लेकर के जो 12 तक होता है, 3 से लेकर के तो जो 12 तक होता है, तो इसको हम इकट्ठा यहाँ तक लिख देते हैं, इसको छोटा करके, ताकि मेरे लिए क्या हो, आसान हो, ठीक है ना। 3 से लेकर के 12 तक, G3 से लेकर के 12 तक, फिर हो गया यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहां से लेकर के यहां तक जो है, इस टाइप का मेटल को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल। ये जो हो जाता है ग्रुप नंबर 13, ये हो जाता है मेरा बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। नोट करते चलिएगा। ग्रुप नंबर जो 14 बोरोन फैमिली हो गया, यहाँ पे हो गया नोबल, नोट करते चलिएगा, उसको बोलेंगे बोरोन फैमिली। अब इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 हो गया मेरा कार्बन फैमिली। उसके हो गया ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 को हम लोग निक्टोजेंस बोलते हैं, पी निक्टोजेंस। और ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा नाइट्रोजन फैमिली होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा निक्टोजेंस के बाद अगला आ गया हमारा, इस फैमिली को बोलेंगे चैल्कोजेंस, 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 चैल्कोजेंस। इसके बाद आ गया मेरा हेलोजेंस, और उसके बाद आ गया नोबल गैस। उसके बाद क्या है, नोबल गैस। और चैल्कोजेन को ही हम लोग दूसरा नाम से एक जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओर फॉर्मिंग। सब नाम हिंदी में भी वही है, ओर फॉर्मिंग। यानी अयस्क में ज्यादातर इस टाइप का जो है देखने को ज्यादा मिलता है, ओर फॉर्मिंग। और 17 को हम लोग बोलते हैं साल्ट फॉर्मिंग, नमक, साल्ट फॉर्मिंग, नमक। नोबल गैस उसको बोलते हैं जो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। अब एक चीज पता होना चाहिए कि जो 3 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ था, 3 और 4 वाला पूछ रहा था, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक भी हो जाएगा और साथ ही साथ एसिडिक भी हो जाता है। जितना ऊपर का एलिमेंट्स मिलेगा वो ज़्यादातर क्या मिलता है, वो एसिडिक रहता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ता जाता है। लेकिन ये दोनों का ऑक्साइड का नेचर कैसा मिलेगा, ये दोनों ऑक्साइड कैसा होगा, ये बेसिक होगा, यानी क्षारीय होगा। यहाँ पे मिलेगा हमको बेसिक प्लस एसिड दोनों मिलेगा।
बेसिक प्लस एसिडिक दोनों मिलेगा। और इस साइड में अगर हम आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को पता होना चाहिए। ये कार्बन फैमिली है, ये बोरॉन फैमिली है, ठीक है। ये पिक्टोनोजेंस है जिसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, चैल्कोजेन है इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं। 17 नंबर हो गया हेलोजेंस, इसको साल्ट फॉर्मिंग भी बोलते हैं, और नोबल गैस हो गया जो कभी भी जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। इसको फट से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत और एक दो चीज़ देखना होगा, इसको नोट कीजिएगा। चलिए एक पेज और लेना होगा। लास्ट हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि पीरियड्स कितना होता है। तो पीरियड्स टोटल होता है मेरा 7। पीरियड कितना होता है? 7। इसमें से केवल 6 और 7 हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 6 को हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज। अब एक बार पूछ देता है कि यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं किस सीरीज का हिस्सा? यूरेनियम जो हो गया, ठीक है ना, थोरियम जो हो गया, प्लूटोनियम जो हो गया, ये सारा का सारा किसका हिस्सा है? ये सारा का सारा एक्टेनाइड सीरीज का। और एक्टेनाइड सीरीज का खासियत क्या होता है? एक्टेनाइड सीरीज का खासियत ये होता है कि सारा का सारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। यानी कि ये जब भी डीके करता है यानी सड़ता है तो अल्फा बीटा और गामा किरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है, इसलिए बहुत डेंजरस होता है। और लैंथेनाइड क्या होता है? नॉर्मल होता है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसमें कोई भी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह एक ही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। अब अगर इसी में अगर आपसे पूछ लिया कि एक बात बताओ कि इसमें परसेंटेज वगैरह क्या रहता है, किसका क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो एक चीज़ याद रखना, टोटल अगर आपसे सीरीज पूछ लिया जाए तो लैंथेनाइड का होता है 57 से 71 टोटल, इसमें एटॉमिक नंबर 57 से 71 ये पूछ सकता है। और दूसरा एक्टिनाइड में अगर आपसे पूछ दिया कि कितना होता है एटॉमिक नंबर कहाँ से, तो 89 से लेकर के 103 तक, ठीक है ना। ये सारा चीज़ जो है फैक्चुअल चीज़ है, इसको याद रखना। और पीरियड नंबर 1 में केवल 2 एलिमेंट मिलता है, इसीलिए इसमें कौन सा एक मिलता है? एक मिलता है हाइड्रोजन, ठीक है ना, एक मिलेगा हाइड्रोजन, और दूसरा मेरे को क्या मिलता है? हीलियम। हीलियम कहाँ पे मिलता है? ग्रुप नंबर 18 में। और हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? ग्रुप नंबर 1 में। तो टोटल अगर ग्रुप देखा जाए पीरियोडिक टेबल में, इधर से इधर चला जाए तो कितना है खाना है? 18 खाना है। कितना है? 18 खाना। और ऊपर से नीचे अगर देखा जाए तो टोटल कितना खाना मिलेगा? 7 खाना मिलेगा, P1 से लेकर के P7 तक। इसमें से बाकी इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। P1 में याद रखना केवल 2 होता है। और ये छठा और सातवां में क्या होता है? छठा को क्या बोलते हैं? छठा को बोलते हैं लैंथेनाइड्स, और सातवां को बोलते हैं हम एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड्स में 57 से लेकर 71 तक जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसको रखा गया है, और एक्टेनाइड में जो 89 से लेकर के 103 नंबर वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसको रखा गया है। अगर बोला जाएगा कि कौन सा ऐसा सीरीज है जो पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव होता है, तो कौन सा है? एक्टिनाइड। ये पीरियड नंबर 7 का जितना भी एलिमेंट्स होता है सारा का सारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम सब किस में रखा गया है? इसमें। और ऑक्साइड का नेचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में कौन सा चीज जो है प्रेजेंट नहीं रहता है? इसमें याद रखिएगा इसका नाम ही केवल जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर नाम का कोई चीज होता नहीं है, इस चीज को एकदम याद रखना है। सिल्वर का मात्रा 0%, ये भी पूछता है कि सिल्वर का मात्रा कितना परसेंट होता है, तो 0% होता है। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा चीज प्रेजेंट नहीं होता है, तो कॉपर, तांबा रहता ही, जस्ट यानी जिंक रहता ही है, निकल भी रहता है, एल्युमिनियम जो है इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। तो आपसे पूछ रहा था कि कौन सा चीज में प्रेजेंट नहीं रहता है। अब यही चीज को जब हम लोग कवर कर रहे हैं तो एक चीज अपने को और पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए कि जो ये जैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे, एक मिनट पेज लेते हैं या फिर रुकिए इसमें ही बताते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे ध्यान से, चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे हल्का है, तो पता होना चाहिए कौन है? लिथियम। लिथियम सबसे कम हल्का होता है सबसे धातु में। और अगर बोल दिया जाए कि कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे भारी है, तो ऑस्मियम। ऑस्मियम। वहाँ पे यूरेनियम वाले केस में हम लोग नहीं बता पाए थे कि भले यूरेनियम का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, प्लूटोनियम का 95 है एटॉमिक नंबर, यूरेनियम का 92 है, लेकिन स्टिल इस चीज़ को याद रखना सबसे भारी कौन मिलता है? ऑस्मियम। कौन सा है? ऑस्मियम। और ऑस्मियम क्या है? एक मेटल है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 76, लेकिन फिर भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा घना होता है। और इसका घनत्व अगर पूछ देगा 22.6 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब के आसपास रहता है इसका डेंसिटी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है ये। चलिए अब आगे देखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ वाटर इन, हाइड्रोजन का परसेंटेज वाटर में। अब देखिए यहाँ पे वाटर में क्या क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है 2 ठो और ऑक्सीजन रहता है, तो टोटल मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एक का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो गया 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास जो होता है इसका 16 होता है, यानी मास कितना हो गया 16। तो वाटर का मॉलिक्यूल का 1 मोल का मास कितना हो गया 18। अब हाइड्रोजन का कितना है 2, तो प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत में क्या लेना है, एक हाइड्रोजन का H2 का और टोटल H2O का मास एक बार हमको निकाल के देखना है। तो H2 का कितना होता है 2 और H2O का कितना हो गया 18, इंटू क्या कर देंगे 100। सिंपल मैथमेटिक्स, तो लमसम ये आना चाहिए D 11.1%। अगर आपके वाटर से के बारे में अगर आपसे पूछ दे कभी कि वाटर का खासियत क्या होता है, तो तुरंत बताना है वाटर क्या होता है, वाटर का पीएच क्या होता है, वाटर का पीएच क्या होता है, वाटर का पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। यानी वाटर का पीएच क्या होता है, पीएच का मतलब होता है, फुल फॉर्म अगर पूछ दिया तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो वाटर का पीएच क्या होता है 7 होता है, इस चीज को याद रखना है। चलिए अगला है 90 नंबर, नाइट्रोग्लिसरीन इज नॉट फाउंड एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव। किस एक्सप्लोसिव में जो है हम लोग टीएनजी, जिसको हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन बोलते थे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, कोई इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। देखो जो कॉर्डाइल होता है इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एनजी का इस्तेमाल करते हैं, टीएनजी यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्टिंग जेलेटिन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इसमें 93% तक इस्तेमाल करते हैं, इसमें 7-8% तक इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इसमें 93% तक होता है। डायनामाइट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एमाटॉल होता है उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों, कल अगर वीडियोस देखे होंगे पिछले क्लास में तो ये पूछा हुआ था। एमाटॉल बेसिकली किससे बनता है, तो एमाटॉल बनता है टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टोलुइन और प्लस अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें कहीं पर भी टीएनजी मिला नहीं ना, बाकी सब में क्या मिलता है टीएनजी, नाइट्रो ग्लिसरीन। तो कौन सा में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं मौजूद होता ये पूछा था, तो इन तीनों में मौजूद है, केवल डी नंबर में क्या होता है टीएनटी होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है, और एमाटॉल का अगर पूछ लिया जाए कि एमाटॉल क्या चीज से बनाता होता है, टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन प्लस क्या रहता है उसमें अमोनियम नाइट्रेट। और गन पाउडर में क्या रहता है, हम लोग क्या पढ़े थे, पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए आगे रखते हैं हम लोग, अब चीज को लेके चलते हैं। व्हाट डज फिलाथेस्टिक फिलाथेलिस्ट फिलाथेलिस्ट डू, तो क्या फिलाथेलिस्ट क्या काम करता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाक टिकट जमा करता है, कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आ जाते हैं 92, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा जो है ट्रू फिश है, कौन सा ट्रू फिश नहीं है, तो एक हम लिस्ट दे देते हैं, ठीक है ना, इसको याद कर लेना है कि कौन सा ट्रू फिश होता है कौन सा नहीं। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली अ फिश, तो कौन रियल में फिश है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी हॉर्स। सी हॉर्स क्या होता है, एक रियल मायने में क्या है, एक फिश है, ठीक है ना। जबकि इस सब का अगर आप नाम देख रहे होंगे तो स्टार फिश है, डॉग फिश है, जेली फिश है, तो केवल इसका नाम है क्या फिश फिश, लेकिन रियलिटी में ये सब क्या है फिश नहीं है। तो एक बार हम लोग एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, इसको फट से नोट कर लीजिएगा, एक पेज को डिलीट करना होगा तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिश का एक लिस्ट जो है हम लोग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रू फिश किसको कहते हैं, ट्रू फिश सही में फिश कौन कौन सा है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ट्रू फिश के बारे में आपको पता होना चाहिए, 100 फिश हो गया, उसके पाइप फिश हो गया, नाम से भी लग रहा है और रियलिटी में भी क्या है ये सब फिश है। उसके बाद कौन सा हो गया, कैट फिश हो गया, उसके बाद हमारा कैट फिश के अलावा व्हीटर फिश हो गया, उसके बाद सी हॉर्स हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया फिश हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बात बताइए कौन कौन सा इसमें से फिश नहीं होता है, तो स्टार फिश, इसमें 1 2 3 4 5 6,
ये सारा का सारा क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि फिश है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन कौन सा फिश नहीं होता है तो तुरंत बताना है, स्टार फिश हो गया, दूसरा हो गया मेरा सिल्वर फिश, ये नाम से ही लग रहा है सिर्फ कि फिश है लेकिन ये रियलिटी में फिश नहीं है। उसके बाद क्राई फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश, उसके बाद जेली फिश हो गया, हैग फिश हो गया, जेली फिश पांचवा हो गया, हैग फिश। ये सारा का सारा क्या है, फिश नहीं है, केवल नाम दिख रहा है फिश का लेकिन रियलिटी में फिश नहीं है। लेकिन सच्चा मात्रा में जो मछली है वो कौन सा है, सॉ फिश क्या है मछली, पाइप फिश क्या है मछली, कैट फिश क्या है मछली, ग्वाइटर फिश क्या है मछली, सी हॉर्स क्या है ये मछली। तो इसका भी लिस्ट आपके पास होना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वापस लौटते हैं, इस वीडियोस को रोक करके अपना नोट्स बनाते रहिएगा। अगला बोल रहा है यहाँ पे कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है, आयरन, ऑक्सीजन, सोडियम, आयोडीन। तो याद रखना है ऑक्सीजन का मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलता है। प्रतिशत में अगर पूछ दे तो याद रखना है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना रहता है, 65%। ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बन है, कार्बन के बाद तीसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये श्रेणी है, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के बाद सेकंड मात्रा में सबसे अधिक कार्बन का है और थर्ड किसका अधिक मात्रा है, हाइड्रोजन का। इस चीज को भी याद रखना है, 65% करीब करीब क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर धातु में पूछ देगा कि मेटल में सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है, तब बोलना है वहां पे सोडियम का। सोडियम का मात्रा सबसे ज्यादा मेटल में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक रहता है, 2% के आसपास सोडियम शरीर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ होम, तो विटामिन सी किसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो विटामिन सी हमारा लोहा का एब्जॉर्प्शन में जो है, आयरन का एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, मदद करता है। और हमारा आयरन जो है बहुत अधिक मतलब होना सही मतलब मात्रा में खून में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आयरन हेमोग्लोबिन का जो मेन एलिमेंट क्या रहता है, मेरा आयरन ही रहता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ होम विटामिन सी कौन रहता है, आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बासमती राइस ग्रो लॉन्गर व्हेन कुक्ड बिकॉज दे आर अबंडेंट इन, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बासमती राइस असल में क्या होता है कि बासमती राइस का दाना इतना लंबा हो जाता है, जबकि साधारण चावल का जो दाना होता है वो लंबा नहीं होता है। अब ऑप्शन दिया हुआ है उसमें लाइजिन्स रहता है, शुगर्स रहता है, अमाइलोज रहता है या तेल रहता है। तो इसका सही आंसर है अमाइलोज। लेकिन अब मेरा काम है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। देखिएगा असल में जो प्लांट होता है, हम लोग जो प्लांट को अगर चावल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो असल में हम क्या खा रहे होते हैं, स्टार्च। क्या खा रहे होते हैं, स्टार्च। अब स्टार्च का दो फॉर्म होता है, ठीक है ना। एक होता है स्टार्च का वो फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अमाइलोज, और दूसरा फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन, पीईसी, पेक्टिन। दो फॉर्म होता है याद रखना, एक होता है अमाइलोज, दूसरा हमारा होता है अमाइलोज पेक्टिन। एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोज पेक्टिन। जो बासमती राइस होता है उस बासमती राइस में अमाइलोज का जो मात्रा होता है 80% रहता है, और 20% क्या रहता है, 20% रहता है मेरा नॉर्मल वाला अमाइलोपेक्टिन। और जो पुराना जो चावल होता है या साधारण जो चावल होता है, नॉर्मल जो चावल होता है, उसमें अमाइलोपेक्टिन का मात्रा कितना रहता है, 60 से 80% रहता है, और 20% उसमें क्या रहता है, अमाइलोज। और इस चीज को याद रखना है कि अमाइलोज पेक्टिन का मात्रा अगर अधिक हुआ तो वो पानी में फूलने के बाद, बनने के बाद उसका साइज में वृद्धि नहीं होगा बॉस। लेकिन अगर अमाइलोज रहा, अमाइलोज का मात्रा अधिक रहा तो चावल बड़ा होकर के क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुराना चावल में क्या ऐसा रहता है जिसके कारण उसका साइज जो छोटा रह जाता है, तो तुरंत बताइएगा अमाइलोपेक्टिन रहता है उसमें। स्टार्च का कौन सा रूप रहता है, अमाइलोपेक्टिन रूप, इसीलिए चावल बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन बासमती राइस में क्या रहता है, अमाइलोपेक्टिन नहीं बोलिएगा, अमाइलोज रहता है। अमाइलोज फॉर्म वाला क्या रहता है, स्टार्च रहता है। इसीलिए जब उस बासमती राइस को बड़ा बनाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिच में क्या होता है, एक डिजीज होता है, क्या होता है इसमें, आंख में बेसिकली प्रॉब्लम आ जाता है, कंट्रोल जो है बहुत सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, विजन क्या होता है, इफेक्टेड होता है। और इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो बेलनकार लेंस के द्वारा, बेलनकार लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। अब ये टॉपिक जब आएगा तो इसको डिटेल में लाइट में करेंगे, ठीक है ना। मायोपिया भी क्या होता है, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष, नजदीक दृष्टि दोष, ये सारा कुछ जो हम लोग करेंगे। मायोपिया में बेसिकली क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है
कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो बड़ा हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है ना। बड़ा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि दूर का नहीं दिखता है, ठीक है ना, दूर का नहीं दिखता है मायोपिया में। सामने का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। और हाइपर मायोपिया अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, दूर का क्या होता है, दिखता है। अगर आपसे पूछ दिएगा कि यंगस्टर लोग को कौन सा डिजीज ज्यादा होता है, मायोपिया वाला प्रॉब्लम आई साइट में ज्यादा होता है कि हाइपर माइट्रोपिया वाला, तो हमेशा बताना है मायोपिया वाला जो है यंगस्टर को ज्यादा होता है। हाइपर मायोपिया किसको होता है, ज्यादातर बूढ़ा लोग को। उसमें क्या होता है कि डायलेट हो जाता है, ठीक है, जो लेंस होता है ना अपना वो डायलेट हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि जो नज़दीक का चीज़ है उसको देखने में दिक्कत होता है, तो चश्मा लगाना पड़ता है। 40 ईयर्स के बाद ज़्यादातर ये समस्या आता है, लेकिन दूर का चीज़ क्या होता है, एकदम सही दिखता है। अगला है 97, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैच द कॉलम बोल रहा है, अलग अलग डेट दिया हुआ है और इसको मैच करना है कि कौन सा सूची जो है इसमें सही है। तो ए का क्या होगा, ए का होना चाहिए 4, 14 मार्च को बनाया जाता है। बी का होगा 1, याद कर लेना इसको। सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा मेरा 3। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या बन गया, ए। इसको याद रख लेना। अब डिजीज के बारे में एक अलग सा टॉपिक जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो त्वचा से भी सांस ले लेता है। मछली किससे सांस लेता है, तो मछली लेता है गिल्स से, ठीक है। मेंढक किससे सांस लेता है, तो लंग्स भी होता है और स्किन भी होता है। त्वचा से भी लेता है और लंग्स से भी लेता है। जब पानी के अंदर रहेगा तो स्किन से लेगा, और जैसे रहेगा नॉर्मल तो मेंढक। तो ज्यादा उपयुक्त आंसर कौन सा लग रहा है, मेंढक। लेकिन अदर ऑप्शन भी चेक कर लो। कबूतर, कबूतर के पास भाई लंग्स होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्या है गलत। तिलचट्टा, तिलचट्टा को जो होता है ये ना लंग से लेता है ना स्किन से लेता है। इसके पास क्या होता है, ट्रैक्यूल्स होता है। क्या होता है, ट्रैक्यूल्स। और ट्रैक्यूल्स क्या होता है, हॉलो शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी के थ्रू क्या करता है, ये सांस लेता है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि तिलचट्टा का जो ब्लड होता है कैसा कलर का रहता है, व्हाइट कलर का। तो इस चीज को याद रखना है कि सांस स्किन से कौन ले सकता है, केवल और केवल मेंढक ले पाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, ईईजी। ईईजी का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ, ईईजी का प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं, किस चीज के टेस्टिंग के लिए। तो ईईजी का जो हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग करते हैं मस्तिष्क के लिए। और हृदय के लिए हम लोग क्या करते थे, ईसीजी का। हृदय के लिए क्या करते हैं, ईसीजी, और इसके लिए ईईजी। तो इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना। ईसीजी का इस्तेमाल हृदय के लिए करते हैं, हार्ट का वर्किंग को देखने के लिए, और ईईजी का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ईईजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्रेन के वर्किंग को देखने के लिए। एक मिनट, अब इसका एक फुल फॉर्म अगर पूछ दिया तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। और हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, क्वेश्चन पे पहुंच गए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से बोल रहा है कि जब हम लोग अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो फटीक फील होता है। तो आखिर ये फटीक जो होता है, यानी कि मसल्स में जो है पूरा अकड़ा ना जाता है, ये किस वजह से होता है, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करेंगे तो दर्द महसूस होता है। ये बेसिकली होता है कि जब जिम वगैरह हम कर रहे होते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है, क्योंकि मसल्स क्या होता है, वर्क कर रहा होता है। लेकिन उतना ऑक्सीजन जब नहीं पहुँच पाता है तो क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का निर्माण होना शुरू होता है, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या लैक्टिक एसिड नुकसानदेह होता है, कोई नुकसानदेह नहीं होता है। लीवर क्या करता है, इस लैक्टिक एसिड को जो बना रहता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है और नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है इंसान, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन इसको ठीक होने में 2-3 दिन का समय लगता है, ठीक हो जाता है। यूरिक एसिड से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि अमूमन जो होता है यूरिक एसिड कुछ कुछ लोग का बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड जो होता है बेसिकली क्या होता है कि यूरिक एसिड हमारा बॉडी में हमेशा बनता रहता है, और ये यूरिन के माध्यम से या जो हम पूप करते हैं पॉटी के माध्यम से, ये सब के माध्यम से जो है अननेसेसरी जो यूरिक एसिड है वो निकलता रहता है। लेकिन कभी कभी अगर हमको गोल्ड का समस्या अगर हो गया, ठीक है ना, गोल्ड का समस्या हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि यूरिक एसिड का मात्रा जो है बॉडी में बढ़ने लगता है। तो यूरिक एसिड एक अलग चीज़ है। लैक्टिक एसिड का मात्रा क्या होता है, अगर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिक एसिड नहीं लैक्टिक एसिड क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो आंसर नंबर डी। इसी के साथ हम लोग पूरा साइंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लिए। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके जरूर जाइए, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है।
ठीक है, थैंक यू। और कैसा लगता है नहीं लगता है बताइए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, दोनों का एग्ज़ाम में जो है फ़र्क है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फ़र्क ये है कि अब उसका भी लेवल उतना ही हो गया, लेकिन एसएससी सीजीएल का साइंस का वीडियोस देखिएगा तो उसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, वो काम नहीं आएगा। तो जेएसएससी का स्पेसिफिक उसको टारगेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ जो है तैयारी जम करके कीजिए, और वीडियोस को कंप्लीट देखते रहिए। सारा टॉपिक को जो है हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत डिटेल में, और बोरिंग आपको नहीं लगना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ध्यान से उसको कॉन्सेंट्रेट करके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाते जाइएगा तो चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।